दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं जो भी आते हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। कन्फ्यूजन्स भी काफ़ी जो रहती हैं अनुच्छेदों के मध्य वो भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर होगी। तो देर मत करिए, लाइक करिए सबसे पहले, ताकि हमको लगे कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, और जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हमेशा जहां हो सके बांटने का काम किया करिए। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं होता कि आप बांटे तो सामने वाला ज्ञान ले ही ले, लेकिन आप अपना कर्तव्य तो पूरा करिए। आप अपने कर्मा को अच्छा से अच्छा बनाने का हमेशा प्रयत्न करते रहिए। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में आता है। तो हम शुरू कर रहे हैं, तो जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम कोट करते जाएंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आता है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। बताया गया है कि भारत को क्या कहा गया है? भारत को भारत कहा गया है और इंडिया कहा गया है। कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का संघ जो है दोस्तों, ये अमेरिका से अलग है। अमेरिका में क्या है? जो राज्य हैं और जो संघ है अर्थात केंद्र जो है, उनके मध्य समझौता हुआ है। उस समझौते का परिणाम है वो राष्ट्र। लेकिन भारत में जो संघ है, जो राज्य हैं, वो संघ से या केंद्र से चिपके हुए हैं, अर्थात राज्यों को केंद्र से अलग नहीं किया जा सकता, संघ से अलग नहीं किया जा सकता, वो चिपके हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ। तो ये अनुच्छेद 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में आता है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में, जो अनुसूचियां हमने सुबह वीडियो बनाया आपको, पहली अनुसूची में जो भी वहां पर विनिर्दिष्ट हैं, जैसे कि इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो वही उसका जो क्षेत्र होगा वही राज्य क्षेत्र होगा भारत का। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र में इसके अतिरिक्त राज्यों के क्षेत्रों के अतिरिक्त कौन आएंगे? संघ राज्यों के क्षेत्र। और उसके अलावा जो अर्जित किए जाएंगे या फिर शामिल हो जाएंगे, अर्थात समाविष्ट जो क्षेत्र होंगे, ये शामिल होंगे। इतनी सी बात आपको अनुच्छेद 1 में याद रखनी है। अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नए राज्यों का निर्माण होता है इसके द्वारा। वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन होता है। जो कश्मीर को और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, जो इसी अनुच्छेद के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही प्रक्रिया जो है वही अपनाई गई। इसमें संसद साधारण बहुमत का प्रयोग करती है। आपको बता दें कि भाग 1 में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए जो अधिकार हैं वो संसद के पास हैं, और संसद के पास जो अधिकार है उसकी प्रक्रिया दी हुई है, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है आपको बता दूं। जैसे अनुच्छेद 3 हो गया, इसमें प्रोसेस क्या होगा कि इससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लाया जाएगा। पहली बात यह है, इससे संबंधित राष्ट्रपति की जो सिफारिश होगी इसको राज्यों को भिजवाया जाएगा, राज्य विधानमंडल में भिजवाया जाएगा। जो संबंधित राज्य है या राज्य हैं, एक से अधिक अगर राज्य हैं तो उनके विधानमंडल को भिजवाया जाएगा। उस विधानमंडल को विचार के लिए कुछ समय दिया जाएगा। उस निश्चित समय में यदि विचार करती है तो ठीक, नहीं करती है तो भी ठीक। मतलब इनका विचार महत्व नहीं रखता है। ये अगर मना भी कर देते हैं तो इसको, या कोई सिफारिश करते हैं तो संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इनसे जब वापस आएगा, लौटेगा, तो संसद के पटल पे रखा जाएगा, जहां पर साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, आप याद रखिएगा, यहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा संशोधन करने के लिए, नए राज्यों का निर्माण करने के लिए। तो अनुच्छेद 3 यह साधारण बहुमत की बात करता है। तो अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान में चल भी रहा काफी दिनों से इस पे। तो नए राज्यों का निर्माण होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकती है संसद? किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला सकती है, एक नया राज्य बना सकती है, या फिर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा किसी राज्य का क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसका क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है।
सीमा में परिवर्तन कर सकती है और यहाँ तक कि नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इन सब के लिए अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी, जो प्रक्रिया हमने आपको बताई। फिर अनुच्छेद 13 में आएंगे आप, यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में क्या है आपके, भाग 2 में क्या है पहले ये जानिए। भाग 2 में क्या है, नागरिकता खंड है। नागरिकता भी ज्वलंत मुद्दा है, इससे संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून बनाती है। ऐसा कानून पहली बार 1955 में लाया गया। अभी हाल ही में संशोधन हुआ है जिसमें जो सीए बिल जिसको कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसने रूप लिया है, जिसका कि भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। इसके पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो नागरिकता से जो अनुच्छेद हैं वो आप महत्वपूर्ण नहीं उतने, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं उसमें से। अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में दिया गया है। इसमें देखिए ये अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है अपने आप में कि इसको लेकर काफ़ी जंग चली है। बीच में जब इंदिरा गांधी का समय था, जब प्रधानमंत्री थी, उस समय काफ़ी जंग अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को लेकर चली है। अनुच्छेद 13 ये जान थी मूल अधिकार का, अर्थात अनुच्छेद 13 एक समय ऐसा था कि अनुच्छेद 13 रोकता था मूल अधिकारों में संशोधन को, ठीक है। तो 368 के तहत संसद को संविधान में किसी भाग में भी संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। तो सरकार कहती थी मैं मजबूत, मूल अधिकार कहता था मैं मजबूत। अंततः जीत किसकी हुई, बाद में जाकर ये न्यायालय में कई मुद्दे गए, कई मामले गए और अंततः जीत आंशिकतः सरकार की हुई, पूर्णतः इसलिए नहीं क्योंकि यहीं पर केशवानंद भारती वाद आता है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच में अभिभावक के रूप में कि नहीं भैया, न तुम बड़े न हम बड़े, न तुम बड़े न तुम बड़े, ठीक है। बड़ा यह कौन होगा, यह समय और परिस्थिति और कैसा आप कानून ला रहे हो वो डिसाइड करेगा। अर्थात कुछ मूल अधिकार परिवर्तनीय है, कुछ मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, आप कर लो, सरकार को बोला कोर्ट ने कर लो आप, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये मूल ढांचा क्या है, ये समय समय पर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है समय समय पर, सारी चीज़ों को उसने गुप्त रखा हुआ है और पिटारा वो खोलती रहती है समय समय पर। देखो ये मूल ढांचा था, इसका उल्लंघन हुआ, तुम्हारा जो है संशोधन असंवैधानिक है। तो अनुच्छेद 13 जो पहली बात करता है भूतलक्षी प्रभाव का न होना। भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है दोस्तों, अर्थात आज कोई चीज ले आ रहे हो आप और वो पिछली चीजों पर लागू हो जाए, इसको भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी साक्ष्य विधि है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो भूतलक्षी प्रभाव रखता है। अर्थात आज कोई साक्ष्य में कोई अधिनियम आ गया, कोई नियम बना तो पुराने अपराधों पर लागू होता है, लेकिन दंड विधि नहीं लागू होती है। दंड विधि क्या होती है कि आज जो दंड जो अपराध आप कर रहे हो, जैसे 2 वर्ष पहले आपने कोई अपराध किया था, उस समय उस अपराध के लिए कोई अगर दंड निर्धारित था और आज बढ़ा दिया गया तो आपको आज वाले दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 13 भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। अर्थात जब से संविधान लागू हुआ उसके ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू विधियां जो हैं, जो भारत क्षेत्र में लागू होंगी, वो भाग 3 का यदि उल्लंघन करती हैं, भाग 3 में जितने अनुच्छेद हैं जो मूल अधिकार हैं उसका यदि उल्लंघन करती हैं तो वो शून्य घोषित हो जाएंगी, स्वयं शून्य घोषित हो जाएंगी, ठीक है। उसको फिर कहीं लागू नहीं किया सकता, वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो कही गई कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या फिर उनका अल्पीकरण करती है। अगर ऐसा कोई कानून बनाती है, राज्य बना देती है मान लीजिए, तो जहां तक वह उल्लंघन करेगी या छीनेगी या अल्पीकरण करेगी, उस उल्लंघन की मात्रा तक वह शून्य होगी, वो शून्य घोषित हो जाएगी, असंवैधानिक घोषित हो जाएगी।
इसी में आपका एक पृथक्करण का सिद्धांत आ जाता है। पृथक्करण मतलब जैसे एक कानून बनाया संसद ने, मान लीजिए, पृथक्करण का सिद्धांत आपके मेंस के लिए भी अनिवार्य है। पृथक्करण मतलब अलगाव, अलग क्या, कानून। जैसे एक कानून बनाया गया, ठीक है, सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, इस कानून के कुछ दो तीन अंश, मान लीजिए 2 अंश हैं, ए और बी, ठीक। तो ए पार्ट मान लीजिए मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन बी वाला पार्ट नहीं कर रहा है, तो ए वाला पार्ट असंवैधानिक हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, बी वाला आप लागू कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह एक और सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत है कि जो अवैध घोषित हो जाते हैं, जो कानून आज अवैध घोषित हो गए हैं, समय परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि आने वाले समय में ये वैध हो जाएं। इसका मतलब है कि जो अवैध घोषित विधियां होती हैं वो समाप्त नहीं होती, बल्कि सुसुप्त हो जाती हैं, सो जाती हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर संशोधनों के द्वारा उनको पुनः लागू किया जा सकता है। इसको आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। तो पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत, इन दोनों में आप फर्क समझिएगा, बस यही फर्क है। काफी लंबी बहस है 368 और 13 को लेकर के, अगर हम उसमें बात करेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। हम अनुच्छेदों पे चर्चा कर लेते हैं, यही उचित होगा। अब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार मिला हुआ है आपको, जिसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, 2 बातें की गई हैं। कानून के समक्ष समता ये इसका टाइटल है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता शब्द है बहुत सीमित कर देता है जो समता शब्द है उसको। विधि के समक्ष समता जो है एक सीमित शब्द है, सीमित कर देता है समता के परिप्रेक्ष्य को। यह इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन विधियों के समान संरक्षण ये व्यापक अर्थ देता है समता को, समानता को, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता होती क्या है, अर्थात विधि के समान, कानून के समान सब बराबर हैं, अर्थात चाहे वो गरीब हो चाहे अंबानी हो, दोनों कानून के समान समक्ष बराबर हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको और सरल ढंग से मैं यदि समझाऊं, जैसे सरकार को 2 रुपए बांटने हैं, 2 रुपए बांटना है, और एक मान लीजिए गरीब तबके का कोई लड़का है, ठीक है, बहुत ही बुरी अवस्था में, उस बीमार भी है, उसके घर की अवस्था नहीं सही है, और दूसरी तरफ अंबानी का एक लड़का है, दोनों तो रह रहे हैं भारत में, दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए विधि के समक्ष। तो सरकार को 2 रुपए बांटने हैं। अगर समानता का यह नियम लागू होता है विधि के समक्ष समता का, तो क्या होगा, 1 रुपए अंबानी के बच्चे को मिलेगा और 1 रुपए उस गरीब बच्चे को मिलेगा। क्या ये समानता है? क्या ये समानता उचित है दोस्तों? भैया मान लीजिए मैं 1 रुपए गलत बता रहा हूँ, 100 रुपए है मान लीजिए, तो 50-50 रुपए मिल जाएंगे। 50 रुपए में अंबानी का बच्चा क्या कर लेगा, उसके लिए तो कुछ नहीं है वो। लेकिन यदि वो 50 रुपए की जगह अगर 100 रुपए मिल जाए उस गरीब बच्चे को, तो उसका तो वो दिन बन जाएगा। तो यह समानता की बात करता है, विधियों के समान संरक्षण। ये दूसरे प्रकार की जो समानता है, ये व्यापक समानता की बात करता है, अर्थात विधियों के समान संरक्षण की बात यह है कि यदि कोई समान नहीं है तो उसको संरक्षण देकर, उसको आरक्षण देकर के युक्त प्रबंध करके उसको उस काबिल बनाया जाएगा। उसके लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, जैसे SC ST और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए किया जा रहा है वर्तमान में, महिलाओं के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है, विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ पे जो विधि के समक्ष समता है इसका ध्यान नहीं रखा जाता। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह निकलता है कि विभिन्न वादों में निकल कर आया कि आप विभेद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब जगह समानता हो, विभेद कर सकते हैं, लेकिन यह विभेद भी समानता के लिए होना चाहिए। पहला तो यह वाक्य है कि विभेद भी, यह जो भेदभाव होना चाहिए इसका लक्ष्य समानता होना चाहिए। आप समानता लाने के लिए ऐसा करो। दूसरा क्या होना चाहिए लक्ष्य, दूसरा यह युक्त होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि मनमाना बांट रहे हैं कि गांव में पहुंच गए तो कोई रिश्तेदार निकल गया आपका तो उसको भर दिया उसकी झोली और दूसरा खाली रह गया। मनमाना नहीं होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, अर्थात उतना ही दो कि समानता आ पाए। इतना मत दो कि जो पीछे वाला है वो बहुत आगे निकल जाए और जो आगे रह रहा था उसको आपने ढकेल दिया पीछे। नहीं, आपको समान ले आना है, उस दौड़ में
सबको बराबर ले आना है, ये युक्त प्रबंध होना चाहिए। मैंने सीधे सरल शब्दों में आपको इस अनुच्छेद 14 की जो कहानी है वो बता दी। फिर अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 अगर मोटी तौर पर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 ये जो शिक्षण संस्थान है उसमें आरक्षण की बात करता है। यही प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। बाकी बातें तो बहुत हैं। 15 में कुल 6 खंड हैं, जिनमें से तीसरा खंड भी महत्वपूर्ण है, 15 का 3, जो कि देखिए 15 पहली बात तो सरकार या राज्य को किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करने के लिए कहता है। तो ये नकारात्मक है सरकार के लिए, राज्य के लिए। पूरा मूल अधिकार ही नकारात्मक है सरकार के लिए, लेकिन जो नागरिक है जिनको मिल रहा है उनके लिए सकारात्मक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इनका स्वरूप नकारात्मक है। ये राज्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनके जो अधिकार हैं वो तानाशाह न हो पाए इसके लिए उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और नागरिकों को सशक्त करते हैं। ठीक है, तो सरकार और राज्य को विभेद करने से रोकता है ये अनुच्छेद 15, और 16 भी यही कार्य करता है लगभग। लेकिन 15(3) के अनुसार जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए आप विशेष उपबंध कर सकते हैं, वहां पर आप युक्त विभेद कर सकते हैं उनको आगे ले आने की। इसी तरह जो 15(4) है, चौथा खंड जो है, खंड भी याद रखना है, SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों हेतु विशेष उपबंध करता है, उनके लिए विशेष उपबंध की बात करता है। 15 का 5 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शैक्षिक, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, शैक्षिक संस्थान है उसमें SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध या आरक्षण का उपबंध करता है। अभी हाल ही में जो नया संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को आरक्षण की बात की गई, वो 15(6) में ये 6वां खंड अभी जोड़ा गया हाल ही में। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो यह भी विभेद की बात करता है, राज्य विभेद नहीं करेगा, अवसरों में विभेद नहीं करेगा। तो ये सरकारी नौकरियों से संबंधित है एक प्रकार से, राज्य जो नियोजन में है उसमें भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव कर सकता है। कब कर सकता है? जब कोई नागरिक पिछड़ा, जैसे तीसरे में कब, तीसरा जो है इसका खंड जो 16 का 3 जो है कहता है कि कोई राज्य अपने निवासियों हेतु विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कई राज्य जो हैं वहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यूपी बिहार वाले फॉर्म नहीं भर सकते, वहाँ पे वहीं के लोग फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रतिबंध लगा देंगे कि बाहर वाले केवल 10% आरक्षण रहेगा, बाहर वालों की एज कम रहेगी, यहाँ वालों की एज ज़्यादा, तो युक्त प्रबंध उपबंध कर सकते हैं। ये संवैधानिक रहेगा, ठीक, अपने राज्य के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, पिछड़े नागरिकों हेतु आरक्षण की व्यवस्था, अर्थात जो 16 का 4 जो है, 16 का जो चौथा खंड है वो पिछड़े नागरिक, जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की बात करता है, लेकिन यह पिछड़ापन जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें कहा गया कि अगर सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है किसी जाति का तो या किसी वर्ग का, तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है, मनाही नहीं है। इसी का 4 का क्या कहता है, जो कि 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा जोड़ा गया, प्रोन्नति में SC, ST वर्ग के लोगों को आरक्षण की बात करता है, जिस पर भी काफ़ी बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार असंवैधानिक घोषित भी कर दिया। अभी मामला वो पूरी तरह दबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक बहुत ही बैलेंस्ड निर्णय दिया है, वही अभी चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो मामला फिर से उठेगा। तो 4 के क में प्रोन्नति में SC, ST आरक्षण की बात है, जो कि 85वें संविधान संशोधन 2001 में जोड़ा गया। अब 4 के ख में क्या जोड़ा गया? 4 का ख भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बैकलॉग भर्ती की बात करता है। 81वें संविधान संशोधन 2001 16 का खंड 4 का ख क्या कहता है? बैकलॉग भर्ती, अर्थात यदि इस वर्ष जैसे 5 सीट है SC की और 5 खाली रह गई, या फिर 50 सीट है तो 20 भर पाई, 30 खाली रह गई, तो इसको अगले वर्ष जोड़ा जा सकता है, अगले वर्ष की भर्ती में, और यह 50% की मात्रा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। और 16 का 6 जो जोड़ा गया अभी EWS वालों को, अर्थात आर्थिक पिछड़ों को 16 के खंड 6 को जोड़ करके 10% आरक्षण दे दिया गया है। फिर आएंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। अस्पृश्यता को अपराध बताता है, ये नागरिकों और राज्य दोनों के विरुद्ध मिला हुआ है।
न तो नागरिक अस्पृश्यता कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, न तो राज्य। अनुच्छेद 18, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दी गई उपाधियां उनके क्षेत्र में किए गए विशेष कार्य के लिए दिया गया सम्मान है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आया। ठीक है, सरकार ने एक बार रोक दिया था इसको, लेकिन बाद में पुनः इसको प्रारंभ कर दिया गया दूसरी सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार ने रोका था इसको, मोरारजी देसाई आए इसको, इंदिरा गांधी सरकार इसको दे रही थी, मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया, फिर इंदिरा गांधी आई है, फिर स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो सेना और शिक्षा है उसमें उपाधियां दी जा सकती हैं। दोस्तों, ये सेना और शिक्षा वाला तो जुड़ा ही हुआ है अनुच्छेद 18 में। जो विवाद की मैं बात कर रहा था वो विवाद है आपके भारत रत्न और जो पद्म सम्मान है, पद्म पुरस्कार है, उससे, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, उससे संबंधित विवाद था। ये सरकार दे रही थी, उसको मोरारजी देसाई सरकार ने रोक दिया। ठीक है, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के आधार पे। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने फिर इसको स्टार्ट कर दिया, मामला कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इस संदर्भ में कि ये जो भारत रत्न है या पद्म पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार हैं, ये किसी के जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसके हेतु उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, और यह नाम जो ये पुरस्कार है इसको अपने नाम के साथ उपाधि के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन सेना और शिक्षा में छूट दी गई है। वहाँ पर आप, जैसे शिक्षा में आप डॉक्टर लगा देते हैं, प्रोफेसर लगा देते हैं, सेना में जनरल लगा देते हैं या फिर ब्रिगेडियर लगा देते हैं, तो ये लगा सकते हैं, इसमें छूट है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अव्यक्त की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। यहाँ पे अव्यक्त की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा कुछ और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन इसमें प्रतिबंध भी है। आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, आप अव्यक्त की स्वतंत्रता के नाम पे किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ अभद्रता नहीं कर सकते हैं, किसी की जमीन पर जाकर के अधिग्रहण, उसमें जो है कब्जा नहीं कर सकते हैं, अवैध कब्जा नहीं कर सकते हैं, तो वहीं तक कर सकते हैं जहां पर उचित हो। अनुचित होगा तो उसके लिए दंड है। ठीक है, उसके लिए मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1) का जो क है उसके अंतर्गत ही आपका जो है वो आता है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है, सूचना का अधिकार इन्हीं के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 की बात करें दोस्तों तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये, इसमें 3 खंड हैं, तीनों याद रखिएगा। पहला, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो वर्तमान में यदि आप कोई अपराध करते हैं तो अगर उस अपराध के लिए अभी दंड है, और जो दंड है, जितनी मात्रा का दंड है, वही आपको दिया जा सकेगा। कोई अन्य विधि अगर लागू होती है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, या आज ही करने के बाद लागू हो जाती है, तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, उसके अनुसार आपको दंड नहीं दिया जाएगा, वो बंद कम हो चाहे ज़्यादा हो। दूसरा, जो इसका उपखंड है 2, वो कहता है कि एक ही अपराध के हेतु एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगर आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, शायद अंधा कानून था वो, तो उसमें क्या होता है, अमरीश पुरी के झूठे हत्या के आरोप में फंसाया जाता है और वो 20 साल जेल काट के आता है, उम्र कैद काट के आता है। जब बाहर निकलता है तो एक दिन उसकी नज़र अमरीश पुरी पे पड़ती है, तो वो दौड़ाते हुए उसको जाता है और कोर्ट में घुस जाता है। कोर्ट में वही जज बैठे रहते हैं जो मतलब ये तो मूवी है, मूवी में अच्छा उसका चित्रण किया जाता है, तो वही जज बैठे रहते हैं जो फैसला सुनाते हैं, जो इनको सज़ा दिए रहते हैं। तो वो जब जाता है तो कोर्ट के सामने ही हत्या कर देता है उसकी, तो कोर्ट तो उसको सज़ा सुनाने जाती है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है, यही अनुच्छेद 20 वाली बात बोलता है कि हमने तो ये अपराध एक बार कर लिया और इसका दंड भी भुगत गया हूँ, इसके कत्ल के जुर्म में, तो अब हमको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यही बात है। तो अनुच्छेद 20 का जो उपखंड 2 है इसकी बात। 20 का उपखंड 3 क्या कहता है, अपने विरुद्ध साक्षी हेतु बाध्य, अर्थात आपको अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दिलाई जा सकती है, अर्थात आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। तो 20 का 3 ये कहता है, 3 बातें हैं। फिर अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें यह बहुत ही व्यापक अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 तो आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में लगातार सुप्रीम कोर्ट विभिन्न मामलों में इसमें ऐड करता है कि ये अधिकार भी इसके अंतर्गत आएगा, निद्रा का अधिकार भी आएगा, ठीक है, और निजता का अधिकार भी आएगा।
पर्यावरण, अच्छी सांस लेने का, अच्छी वायु लेने का अधिकार आएगा। तमाम अधिकारों को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में एक बात तो है दोस्तों कि अनुच्छेद 20 और 21 ही ऐसे दो अनुच्छेद हैं, ऐसे दो प्रावधान हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत जो जब आपातकाल लागू होता है तो ये दोनों जो है छीने नहीं जा सकते, अर्थात ये दोनों अक्षुण्ण बने रहते हैं, ये दोनों अधिकार किसी भी दशा में छीने नहीं जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगर आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र। दूसरी बात है, आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। उसके अलावा आपको पसंद के अधिवक्ता से बात कराई जाएगी, अपने घर बात कराई जाएगी। ढेर सारे प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। निवारक निरोध की बात भी इसमें की गई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। निवारक निरोध, ठीक है, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें आपको कारण बताना जरूरी नहीं है और उसमें काफ़ी लंबे समय तक परिरुद्ध रखा जा सकता है, लेकिन उसकी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैक्सिमम आपको 3 महीने तक निवारक निरोध में रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखा जाना चाहिए, अगर रखा जाना जरूरी है तो उसके लिए एक जो प्रतिनिधि मंडल है उसके निर्णय या समिति बनाई जाएगी और उसकी सिफारिश की आवश्यकता होगी। 21A, अनुच्छेद 21A क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। किसको देता है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराता है। 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह जोड़ा गया संविधान में। सॉरी दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के जो वायु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ऐसा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ऐसा अधिकार प्राप्त है बच्चों को। अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में, सॉरी दोस्तों, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अर्थात यहीं से बधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया गया इसी अनुच्छेद के बल पर, ठीक। एक प्रकार से यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है, याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है, अर्थात जैसे इसमें स्मगलिंग वगैरह जो आती है और जो महिलाओं को, बच्चों को उनका व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता है, बच्चों का अपहरण करके व्यापार करते हैं, ये सभी इसमें आता है। या फिर मजदूरों का व्यापार होता है, बलात्श्रम कराया जाता है, ये सब का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 24 में महत्वपूर्ण बात एक है, अनुच्छेद 24 यहाँ लिखना रह गया, तो अनुच्छेद 24 में क्या है? ये 24 जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनका कारखानों और जो खतरनाक कार्य हैं उनमें नियोजन नहीं, ऐसा अधिकार देता है कि उनको यहाँ पर नियोजित नहीं किया सकता या फिर उनका नियोजन नहीं किया सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, बाल अधिकार संरक्षण कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 26 की बात करें दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद 26 आता है, आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। अनुच्छेद 25 भी है जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अर्थात आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, अर्थात हर किसी को यहाँ पे अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, विभेद नहीं करेगा राज्य धर्म के आधार पे। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है, अर्थात अपने अपने धर्म संबंधित जो संस्थाएं उनको स्थापित कर सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अवृद्धि के लिए करों के संदायों के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात धर्मों को करों से मुक्त किया गया, अर्थात आपसे कोई आकर के ये नहीं कह सकता,
आप यदि किसी धर्म के बारे में या किसी मंदिर को, मस्जिद को चंदा नहीं देना चाहते हैं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती या सरकार आपसे वसूलवा नहीं सकती है। कुल मिला के ये बात हुई। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आप हिंदू धर्म के मानने वाले या मुसलमान धर्म के मानने वाले हैं, आप या किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आप अपने धर्म की ही उपासना करना चाहते हैं, तो आपको विवश नहीं किया सकता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक जो प्रार्थना है उन सब में सम्मिलित होने के लिए, या धार्मिक कोई क्रियाकलाप है उसमें सम्मिलित होने के लिए। अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 29 और 30 ये शिक्षा और जो संस्कृति है उसके संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण की प्रकार से बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। याद रखिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक होते कौन है इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में कहीं भी। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 30 महत्वपूर्ण है। इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत मदरसे आदि स्थापित होते हैं। 31C यह कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। ठीक। अनुच्छेद 32 अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। इसी अनुच्छेद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे अगर प्रश्न आएगा संविधान की आत्मा क्या है, एकदम सादा किसी का नाम नहीं लेगा तो संविधान की आत्मा उद्देशिका है, प्रस्तावना है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। इसका यह मतलब कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है किसी के तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वह क्या करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कौन कौन सी रिट जारी करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 226 के साथ पढ़िएगा, 226 के साथ। अनुच्छेद 226 क्या है? ये उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देती है। रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और यह जो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी करता है वह कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अधिकार है। बड़ा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य जो कानूनी अधिकार हैं उसको भी देख सकता है, उसके लिए भी, उसको भी लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। तो यह महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 38। अब आप आ जाते हैं भाग 4 में। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। उसमें अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अगर पूछेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 38 में। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 38 मैंने यहां पर लिखा है। 39 का क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये संविधान में मूल संविधान में नहीं थी, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बृहद बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए थे, बहुत बड़े स्तर पे संशोधन हुए थे, इसके लिए मिनी संविधान भी कहा जाता है इसको। इस समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अर्थात जो व्यक्ति न्याय तक नहीं पहुंच पाता है कहीं ना कहीं धन के कारण, अपनी स्थिति के कारण, तो उसको समान न्याय अर्थात उसको न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात भी की गई है, ताकि न्याय तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके और जो संविधान के उद्देशिका है उसके उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। अनुच्छेद 40 ये महात्मा गांधी के जो सपने थे उसके अनुसार है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। बाद में 73वें और शुरुआत में तो लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पे, नागौर जिला जो राजस्थान के वहाँ से लागू हुआ था, लेकिन बाद में बकायदा 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इस जो अनुच्छेद 40 का जो उद्देश्य था उसको पूर्ण
कर दिया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। अनुच्छेद देखिए, कभी कभी ग्राम पंचायत न पूछ करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पूछ लेगा, तो आप कन्फ्यूजिया मत जाइएगा, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 क की बात करें, अनुच्छेद 43 क भी संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या था, क्या जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये पूछता है अक्सर, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 का ख भी यह जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन के लिए राज्य कार्य करेगा, इसके लिए निर्देश किया गया है। तो आपको पता है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है वो क्या करता है, अनुच्छेद एक भाग की स्थापना करता है, एक भाग जो है जोड़ता है संविधान में, भाग 9 का ख। भाग 9 क्या है, पंचायत है, भाग 9 का क क्या है, नगर पालिका, भाग 9 का ख क्या है, सहकारी समितियां। इस तरह सहकारी समितियां अब संवैधानिक हो गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो 43 ख में सहकारी समितियों का उन्नयन ये भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 ये क्या कहता है, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, जिसकी चर्चा अक्सर उठती रहती है। तो समान नागरिक संहिता की बात करता है, कॉमन सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 45 क्या है, 6 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 साल से कम उम्र के, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर जगह आपको 6 से 14 मिलेगा वर्ष, लेकिन यहाँ पे 6 साल है, तो कभी कभी लोग कन्फ्यूजिया कर इसको भी सब में सम्मिलित कर लेते हैं, ये अलग कह रहा है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यह करता है, एक प्रकार से प्री स्कूलिंग की बात ये कह रहा है। अनुच्छेद 46 क्या करता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसी के अंतर्गत जो विभिन्न स्कूलों में आपको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 का क ये भी अति महत्वपूर्ण है, आपके पर्यावरण और वन संरक्षण से जो वन्य जीव अधिनियम वगैरह बना है, इसी के अंतर्गत बना है, याद रखिएगा ये बतिया आप। ठीक है, 48 का क ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। गौ रक्षा अगर पूछ लेगा, गौ रक्षा, तो वो भी इसी में। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, ये किसमें है, पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छेद 50, पृथक्करण का सिद्धांत। किससे पृथक्करण, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है, तो ये भाग 4 का क जोड़ा गया, भाग 4 का क जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का क जोड़ा गया संविधान में। यह इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको शिक्षा उपलब्ध कराने को माँ बाप का कर्तव्य के रूप में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब कुल 11 कर्तव्य हो गए हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। फिर आते हैं आप जो भाग 5 है, संघ। संघ बहुत बड़ा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उस पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। क्या कहता है अनुच्छेद 54, ये निर्वाचक मंडल कौन होगा राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो कौन होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। एक जो एंग्लो इंडियन का होता है वो इसमें भाग नहीं लेता है। इसी तरह अब तो एंग्लो इंडियन भी नहीं होगा, जो संशोधन अभी हुआ है, तो अब एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई प्रतिनिधि अब नहीं आएगा, सब चुनकर ही आएंगे। तो राष्ट्रीय निर्वाचन में जो अब भाग लेंगे वो केवल जो चुन कर आए लोग रहेंगे, चाहे वो संसद लोकसभा के लोग हों, चाहे राज्यसभा के हों। जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में 12, वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति को हटाने में जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, दूसरी बात है
कि इसमें इनके अलावा राज्य विधानसभाएं जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभा हमने इसलिए क्यों बोला, विधान परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों भाग नहीं ले सकते, तो केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी पांडिचेरी जो है ये राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था है, तो विधानसभा के जो वहाँ के सदस्य हैं निर्वाचित जो हैं वो भी भाग ले सकेंगे, ठीक है ना। अब दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा कश्मीर राज्य भी आप जोड़ लीजिए, कश्मीर के भी जो विधानसभा होगी उसके जो सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग ले सकेंगे, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होंगे उसकी रीति बताई गई है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता कौन है, तो कराता है चुनाव आयोग। इससे संबंधित जो विवाद होंगे उनका निपटान करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका निर्णय पहला और अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसके अलावा निर्वाचन कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर न होकर के आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा उसको चलाने की प्रक्रिया की बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण है यह। अनुच्छेद 61 के पहले 60 वाला जान लीजिए कि अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति का शपथ जो अनुसूची 3 है उसमें न उल्लिखित होकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ के बारे में अलग से संविधान में वर्णन है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है उसका वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र आधार अर्थात केवल एक आरोप पर आप राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प ले आ सकते हो, अर्थात अभियोग महाभियोग की क्रिया आरंभ हो सकती है, और वह है आधार संविधान का अतिक्रमण। आधार क्या होना चाहिए, संविधान का अतिक्रमण। यह अधिकार केवल संसद को है, अर्थात जो निर्वाचक मंडल में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दिल्ली, पुदुचेरी, कश्मीर कहीं के भाग नहीं लेंगे, केवल संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत वही इस महाभियोग की क्रिया में भाग लेंगे। लेकिन इसके साथ लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाभियोग कह तो दिया गया है, लेकिन इसको जो है लागू करना, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाना, वो कहते हैं ना कि जमीन खोद करके आसमान तक सीढ़ी बनाने की बात लगती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 14 दिन पूर्व जब आरोप आप लगाएंगे, प्रस्ताव ले आएंगे, किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव। आप क्या मतलब संसद के सदस्य लाएंगे, आप नहीं ला सकते हैं, संसद के सदस्य ले आएंगे, तो इस प्रस्ताव या आरोप को 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को नोटिस देनी पड़ेगी, पहली बात। इसके अलावा इस प्रस्ताव को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके अलावा जब ये भी हो गया तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत किसी भी सदन में जब जिसमें ले जाया जाएगा पहले तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाएगा वहां भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत मिलना ही बहुत कठिन है, तो इसलिए यह बहुत सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है या फिर अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, यह भी व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। फिर 63 में आते हैं। 63 क्या करता है, उपराष्ट्रपति की बात करता है। उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे यूएसए जो अमेरिका है वहाँ के संविधान से उपराष्ट्रपति की व्यवस्था यहाँ पर है। उपराष्ट्रपति दरअसल उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य न करके यह जो राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में कार्य करता है, इसके सभापति के रूप में कार्य करता है। लेकिन राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए किसी कारणवश या राष्ट्रपति का काम कहीं बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों इसके अलावा कुछ बातें उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। 66 अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति ठीक वैसी है जैसे राष्ट्रपति के, लेकिन जो निर्वाचक मंडल हैं उसमें केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों।
इसमें राज्य विधानमंडलों का, विधानसभाओं का कोई भी योगदान नहीं होता, तो केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट, सब वही है। फिर 67 में, यह अनुच्छेद 67 में इनकी पदावधि की व्यवस्था है। देखिए, आपको पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है किसी भी सदस्य का, लेकिन आपको याद रखना होगा कि उपराष्ट्रपति या सभापति जो होता है वह, या सभापति जो होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति के रूप में इसका चुनाव होता है, इसका नियुक्ति होती है। यह संसद का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का यह सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता है। तो यह 6 साल वाली व्यवस्था इसके लिए नहीं है, यह केवल 5 वर्ष के लिए ही पद धारण करता है। जब अगला चुनाव होगा उसके पहले तक, अगला जब तक उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो सदस्य होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होगा, राज्यसभा का या संसद का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति के रूप में उसका चयन होता है, नियुक्ति, ठीक है, चयन होता है, नियुक्ति नहीं होती है। चयन और नियुक्ति में अंतर समझिएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है, आपकी किसी जॉब में नियुक्ति होगी, लेकिन जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गए, इनका चुनाव होता है, संसद सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, इनका चयन होता है। चुनने और नियुक्त करने में अंतर है, इतना तो समझ ही सकते हैं आप। तो 67 में इसके अलावा वो यह भी व्यवस्था है कि वो कब जो है हटा, और क्या इसका जो है हटाने का क्या प्रावधान किया गया है। तो पहली बात तो यह त्यागपत्र दे करके अपने कार्य को समाप्त कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है अगर 5 वर्ष के पहले देना चाहे तो। इसके अलावा राज्यसभा तात्कालिक बहुमत, तात्कालिक मतलब जितने उपस्थित हों, जिनको कोरम बहुमत भी कहते हैं, कोरम पूरा हो जाए, जितने लोग मौजूद हैं उनका बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए लोकसभा उसमें प्रस्ताव, ठीक है, राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। सॉरी, अगर पारित हो जाए, बहुमत से पारित हो जाए, उसके बाद लोकसभा भी साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति का पद उस पारित करने के दिन से समाप्त समझा जाएगा, खाली समझा जाएगा। लेकिन इसकी भी जो सूचना है 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को देना चाहिए या अनिवार्य है, ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान की शक्ति, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान करती है। देखिए, अनुच्छेद 72 को आप सहपठित अनुच्छेद 61 करिए, 161 के साथ पढ़िए हमेशा। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है, क्षमादान की। राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 161 में है, राज्यपाल इसमें क्षमा कर सकता है। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है, सबसे पहला कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों से संबंधित जो मामले हैं उसमें भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। दूसरा अंतर यह है कि मृत्युदंड के मामले में पूर्णतः क्षमा करने की जो शक्ति है सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड के मामले में पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल, वह कम कर सकता है सजा की प्रकृति को और या फिर उसकी मात्रा को, अर्थात मृत्युदंड को वह आजीवन कारावास में बदल सकता है, बस इतना कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा कर सकता है। तो इस तरह से इसमें जो है 5 चीज़ें आती हैं। पहला तो क्षमा कर दे, पूर्णतः क्षमा कर दे, ठीक है, पूर्णतः क्षमा कर देगा तो वो अपराधी हमेशा के लिए दोष मुक्त हो जाएगा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा प्रविलंबन कर दे, प्रविलंबन या विलंबन जिसको कहते हैं, विलंब का मतलब देर होना, तो देर करना, जानबूझकर देर कर दे। जैसे फांसी किसी की है सजा, तो उसने राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति ने विलंब कर दिया, काफी रोक दिया, चलो इतना दिन जी लो। तीसरा क्या है? विराम। तीसरा क्या है? विराम। विराम मतलब सजा को कम करना, सजा को कम करना, अर्थात सजा की मात्रा को भी कम करना, सजा की प्रकृति को भी कम करना। जैसे 2 वर्ष की कठोर सजा, 2 वर्ष की कठोर कैद किसी को मिल जाए। कठोर कैद और साधारण कैद में अंतर समझते होंगे। जो चक्की पीसिंग वाला जो है वो कठोर वाला दंड है,
ठीक है। साधारण मतलब जाकर आराम से साधारणतः रह लीजिए, आपसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, वो साधारण है। तो 2 वर्ष का कठोर कारावास अगर है तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाए, 2 वर्ष को 1 वर्ष में कर दिया जाए, तो इसको विराम कहेंगे। अर्थात मात्रा में भी कमी हो गई और प्रकृति में भी कमी हो गई। वहीं जो तीसरी चीज आती है, चौथी चीज आती है, परिहार आता है। परिहार क्या होता है? इसमें सजा की मात्रा में कमी कर दी जाती है, सजा की मात्रा में। अर्थात 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो यह 1 वर्ष का कठोर कारावास हो जाएगा। तो प्रकृति तो कठोर ही रही लेकिन मात्रा चेंज हो गई। जो 5वां और अंतिम आता है लघुकरण, लघुकरण कर सकता है। लघुकरण में क्या है कि प्रकृति बदल जाती है और मात्रा जो है नहीं बदलती है, जिससे प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति मतलब जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो 2 वर्ष का यह साधारण कारावास हो जाएगा। तो कठोर से सरल हो गया, कठोर से सरल हो गया, तो यह क्या हुआ? लघुकरण इसको कहेंगे। तो ये 5 चीजें हैं। इनमें से जो पूर्णतः क्षमा है वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, बाकी सब राज्यपाल को अधिकार मिले हुए हैं 161 के तहत। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्रिपरिषद की बात करता है। इसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे, ऐसी बात की गई है पहले में। दूसरा उपखंड में कहा गया है कि सलाह, जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, ठीक है, और सलाह दी कि नहीं कोई कानून बना, तो यह 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आ सकता। अर्थात उसको आप चुनौती नहीं दे सकते उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, इसको संरक्षण प्राप्त है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों जो सलाह है मंत्रिपरिषद की उसको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। तो इस तरह से राष्ट्रपति कभी निरंकुश नहीं हो सकता, इस सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद की सलाह को। तो 74 में इतनी बातें हैं। 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। अन्य उपबंध मतलब इसमें नियुक्ति कैसे होगी, अर्थात प्रधानमंत्री व जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ये प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति करेगा, फिर प्रधानमंत्री अब कहेगा कि इतने लोग मंत्री बनने चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति इनको भी नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, प्रसाद पर्यंत नियुक्त होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब इनको नियुक्त भी करेगा राष्ट्रपति और हटाएगा भी राष्ट्रपति, ठीक। प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है इसका निर्धारण हो सके, अर्थात मिनिमम जो गवर्नमेंट है उसका जो रूल है फॉलो हो सके, इसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया। उस संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा यह तय कर दिया गया जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा की या फिर विधानसभा में, अगर है विधानसभा में तो विधानसभा की 15% से अधिक की नहीं होगी, अर्थात 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात अगर 50 मान लीजिए 50 जो है संख्या है किसी भी सदन की, लोकसभा की मान लीजिए 50 संख्या या 500 है, तो इसका 15% कितना होगा निकाल लीजिए। उतनी ही संख्या जो है उतने ही संख्या मंत्रियों की हो सकती है, यह निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो उपबंध है सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध इसमें किया गया है, अर्थात जो लोकसभा जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। अर्थात यदि एक मंत्री का कोई प्रस्ताव गिर जाता है तो पूरी सरकार गिर जाती है, पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात विश्वास खो दिया समझ लो लोकसभा में, अर्थात जब पास नहीं हो इसका मतलब विश्वास खो गया, बहुमत खो गया। तो अगर बहुमत किसी का नहीं है तो वो कैसे सरकार में रह सकता है? तब ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के, चुनाव के सिद्धांतों के एकदम विपरीत हो जाएगा, यही बात है। इसके अलावा
पद और गोपनीयता की शपथ की बात की गई, लेकिन ये शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, संविधान की अनुसूची 3 में, जो अनुसूची हमने सुबह आपको पढ़ाई थी कल। 6 माह तक सदस्यता की बात की, अर्थात 6 माह की सदस्यता का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो मंत्री बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है। बाहर से उठाकर किसी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हो, लेकिन मंत्री बनने के 6 माह तक उसको किसी भी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, यही चीज विधान यहाँ है आपके राज्य में लागू होती है, किसी भी सदन का विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य उसको हो जाना चाहिए। हर जगह तो विधान परिषद नहीं है, यूपी जैसे राज्यों में जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। इससे आपके योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग क्या हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायकी नहीं लड़ी इन्होंने, सांसद थे दोनों लोग। लेकिन देखिए ये नहीं थे, इनको 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य होना पड़ा। तो यही बात है, ये मोटी मोटी बात है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है, भारत के महान्यायवादी की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो दोस्तों यह जो है, जो भारत का महान्यायवादी होगा, यह वही व्यक्ति बन सकेगा जो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। उसकी योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है महान्यायवादी के पद पर। यह सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है भारत सरकार का, और विधिक सलाहकार भी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा भी सकता है, और इसको अर्थात देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में इस सुनवाई का इसको अधिकार है, कहीं भी ये जाकर के केस लड़ सकता है, अर्थात भारत सरकार का पक्ष यह रख सकता है। फिर राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, इसके पहले 77वां भी याद ही रख लीजिए, जो कहते हैं ना राष्ट्रपति स्टाम्प है सरकार का, तो ये 77 वाले अनुच्छेद में ही कहा गया है। 77 अनुच्छेद कहता है भारत का राष्ट्रपति स्टाम्प है सरकार का, अर्थात सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, यह 77 में कहा गया है। फिर 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा, मंत्रिपरिषद का जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, अनुच्छेद 79, 80, 81 ये महत्वपूर्ण है। संसद के गठन की बात अनुच्छेद 79 करता है। ठीक है, अब बैटरी डाउन हो रही है। अनुच्छेद जो 79 है संसद के गठन की बात करता है। संसद में कौन कौन शामिल होगा, यह बात करता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के अंतर्गत आते हैं। फिर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की है। राष्ट्रपति के बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके, हमने आपको बताया राष्ट्रपति के बारे में। तो 80 की बात करें तो राज्यसभा की बात है,